सर, मानवता की धरती से आपका विशेष स्वागत है। सर, ये अमर कंटक में जहाँ पे ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। जैसा विकास सर ने बताया कि टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी। मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया विद मींस बिफोर 5 मिनट्स अगो द अबाउट समथिंग हिंदी और इंग्लिश कंफर्टेबल whenever we are planning to start our venture, whenever we are having an idea or just we have a small thought of starting a business, is starting with a idea and into when when it comes to the real तो उसको सबसे जरूरी चीज़ है कंपनी फॉर्मेशन करना। एक आइडिया, जब तक एक आइडिया रहता है तब तक वो एक फुल फ्लेज बिजनेस मॉडल में ना कन्वर्ट हो जाए। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी, कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी कंपनी बेहतर रहती है। इफ़ यू आर हैविंग एन आइडिया तो आप किस सेक्टर में उस बिजनेस को कर सकते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स दैट यू शुड बी टेक इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर वेंचर। So, hello everyone. I am Rajdeep Gautam. I am here because I love to help new entrepreneurs to start up their dream companies. मैं उन सभी दोस्तों का अभी उनकी हेल्प करता हूँ जो अपना अपना सपना एक कंपनी के माध्यम से अस्तित्व में लाना चाहते हैं, जिनके पास एक आइडिया है, जो समाज के अंदर एक बेहतर बदलाव लाने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे सभी एंटरप्रेन्योर्स का मैं उनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, चाहे वो उनके इनकॉर्पोरेशन पार्ट में हो, आइडिया जनरेशन में हो, गेटिंग फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वेदर हाउ टू पिच टू द इन्वेस्टर्स, कैसे हम फंडिंग इन्वेस्टर से उठा सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं उन सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको परिचय दे दूँ अपनी कंपनी के बारे में। द लीगल 24/7, the technology-driven platform which offering services like company incorporation, getting trademarks, accountancy, finance to the new entrepreneurs or the budding entrepreneurs who are planning to start their venture. So सबसे पहले एक कंपनी को रजिस्टर करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस आखिर होता क्या है। बिजनेस एक्चुअल में बिजनेस क्या है, बिकॉज वी ऑल आर इन द फेज ऑफ दैट स्टार्टअप इंडिया मिशन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने आह्वान लिया था कि इंडिया बिकम द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि ऑल शुड बी अ सेल्फ डिपेंडेंट, सभी लोग स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा अपना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार को की तरफ बढ़ें। तो सबसे पहले बिजनेस समझना चाहिए, बिजनेस आखिर होता क्या। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज एंटिटी एंगेज इन एनी लॉफुल इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटी। आम भाषा में अगर कहें तो एक बिजनेस एक संस्था है जो कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी कमर्शियल या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है समाज में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए। बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी से नहीं है। बिजनेस का मतलब नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से भी है, वो भी अ काइंड ऑफ अ बिजनेस है, बट दे आर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंट्री, सॉरी। सो स्टेप टू फॉलो बिफोर स्टार्टिंग योर वेंचर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, अभी सर जैसे आइडिया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, सिमिलरली आइडिया इज मच इम्पॉर्टेंट थिंग, पर उसके पहले भी कुछ चीज़ आती हैं। आपको पहले इंडस्ट्रीज को समझना पड़ेगा कि टू चूज़ द राइट इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, किस किस इंडस्ट्री में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इंडस्ट्रीज बेसिकली जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है इंडस्ट्री को, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दूसरा है सर्विस सेक्टर, तीसरा है कॉमर्स एंड ट्रेडिंग सेक्टर, और फोर्थ वन इज द कॉन्ट्रैक्ट वर्क जॉब, जिसको आम भाषा में ठेकेदारी या टेंडर वर्क भी बोलते हैं। तो एक बेसिक 4 कैटेगरीज की सेक्टर्स होते हैं। पहले आपको सेक्टर डिसाइड करना है, वेदर यू वांट टू गो फॉर द सर्विस बेस्ड आइडिया और यू वांट टू गो विद द मैन्युफैक्चरिंग साइड। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट देखिए। एक राइट प्रोडक्ट का
सिलेक्शन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि एक न्यूली फ्रेश्ड आइडिया जो एक रिवॉल्यूशनरी कुछ करने वाला हो या अनडिस्कवर्ड आइडिया पे ही आप लोग काम करें। बिजनेस स्टार्टअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यू हैव अ यूनिक आइडिया, यू हैव यूनिक potential market or some kind of things. You can do the same practice business already done in the past few years जो successfully run हुए हैं, आप उन पर भी काम कर सकते हैं। whether it is making of कॉपर बोटल्स मैन्युफैक्चरिंग, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको पहले एक राइट इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना है। सेकंड वन इज़ द राइट प्रोडक्ट चूज़ करना है। सपोज मैं एग्जांपल अगर लेता हूँ, आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो आपने अगर ऑप्शन में लिया कि मुझे ओला या ऊबर जैसा कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, तो पहले आपको एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करना पड़ेगा कि आप ओला स्टार्ट करना है, रैपिडो स्टार्ट करना चाहते हैं। बोथ आर द ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराती हैं, बट वन इज डीलिंग विद द फोर व्हीलर पार्ट एंड सेकंड वन इज डीलिंग विद द टू व्हीलर सेगमेंट। तो आपको प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू चूज द राइट लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री। जब आपने पहला आपने एक इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, एक सेक्टर आपने ढूंढ लिया, किस किस सेक्टर में मुझे कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उस प्रोडक्ट को समझने के बाद में आप उस प्रोडक्ट को किस जगह लॉन्च करेंगे, किस जगह से आप शुरुआत करेंगे, उस लोकेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। कि बिकॉज अगर आपने सपोज रैपिडो जैसी, मैं एग्जांपल लिया मैंने रैपिडो का, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन में काम करने वाली है, जो आम मर्रा रेगुलर ज़िंदगी में उसका यूज़ होने वाला है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा किस शहर के अंदर, कौन सी मार्केट सेगमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। आप मेडिसिन मेडिकल पे बेचेंगे, हॉस्पिटल्स में बेचेंगे, ना कि आप किसी मंदिर के बाहर। तो यू शुड हैव अ वेरी मच क्लेवर इन फाइंड मीन्स चूजिंग योर लोकेशन फॉर योर बिजनेस। थर्ड वन इज मार्केट रिसर्च। जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद आती है मार्केट रिसर्च। मार्क इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द राइट बिजनेस एंटिटी। जब आपके पास एक इंडस्ट्री सेलेक्टेड है, आपने एक राइट प्रोडक्ट चूज़ किया हुआ है, आपको ये भी पता है कि कौन सी लोकेशन पे वो बिज़नेस करना है, आपने अच्छी मार्केट रिसर्च भी की हुई है, आप उसके बाद में आता है पार्ट ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन और गेटिंग योर बिजनेस इनटू अ लॉफुल फॉर्म। उसमें बिजनेस एंटिटी भी कई तरीके की होती हैं, जिसको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दे आर द वेरियस टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, एलएलपी हैं, ओपीसी हैं। सो इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, आपने बिजनेस एंटिटी को चूज़ किया कि आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी है या ओपीसी बनाना है या वन पर्सन कंपनी बनानी है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस। So once you did all these point, industry selection, product choice, location, market research, incorporation, फिर आपके पास में जब सारा डेटा कलेक्ट हो गया है, now you start preparing a B plan, which is most and most important thing to start your business. कोई भी आइडिया इज आइडिया जब तक कि वो आपके दिमाग में रहता है, once it is noted down into a paper, पेपर के ऊपर आपने उसको लिख दिया, तो नाउ इट्स बिकम अ प्लान फॉर योर अपकमिंग ईयर्स और अपकमिंग टाइम। नेक्स्ट, आपके पास बी प्लान है, आपके पास सारी रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर रखी है, मार्केट रिसर्च वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट इज द फाइनेंस, बिकॉज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस विदाउट मनी इज नॉट इजीली पॉसिबल। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद इन दी गिवन टाइम पीरियड बाय द विकास सर। सो द इंडस्ट्री, अभी जैसे सिलेक्शन की बात हो रही थी, हाउ टू चूज द बेस्ट इंडस्ट्री, इसके ऑलरेडी डिस्कस किया। आपने इंडस्ट्री और प्रोडक्ट को चूज करने के लिए एक छोटी सी एक स्ट्रेटजी है जो जनरली यूज करते हैं लोग। आपको सबसे ज्यादा जो चीज पसंद हो, पहले आप उसको एक सर्कल में रखिए। फिर वो आपको जो पसंद चीज है, उसमें क्या कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सपोज यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम योर ऑफिस टू होम, ऑटो से आप ट्रैवल करते हैं, उसके बीच में आपने एक गैप देखा कि ऑटो टाइम पर नहीं पहुंचा पाता है, एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुंचा पा रहा है, तो रैपिडो कम अप विद दी बाइक टैक्सी। उनको पसंद था ऑफिस से घर जाना आना, वो रेगुलर उसको यूज़ करते थे। इसी बीच में उनको एक अनसॉल्व प्रॉब्लम क्या थी कि
एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं छोड़ता है, ऑटो ज़्यादा फेयर चार्ज करते हैं या फिर मिलने पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को उठा के रैपिडो स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली हर बिजनेस के पीछे, हर स्टार्टअप के पीछे यही कंसेप्ट रहता है। आप जो रेगुलर यूज़ करते हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करते करते उनमें कोशिश कीजिए ढूंढने का कि अनसॉल्व प्रॉब्लम कोई है। फर्स्ट थिंग आप ये कर सकते हैं। सेकंड, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास ये सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा है कि वी आर नॉट गुड इन एवेलुएटिंग दी प्रोडक्ट जैसा हमें चाहिए या जैसा मार्केट को चाहिए, वैसा मार्केट के अकॉर्डिंग मैं कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे कभी, या स्टार्टअप नहीं हो पाएगा, या कभी उस चीज़ के बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। में एक लाइन लिखी है, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू आइडियाज इज ऑलवेज टाइम टेकिंग रिस्की। जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसको वक्त लगता है एक स्टेबिलिटी में आने में, उसको बिल्ड करने में, बट थोड़ा उसके साथ साथ वो रिस्की भी होता है। तो क्यों ना उसकी जगह जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जो हमारे काफ़ी पुराने समय से चलते हुए आ रहे ऐसे बिजनेसेस हैं, क्यों ना उन्हीं बिजनेसेस को थोड़ा इनोवेशन के साथ में रीलॉन्च कर दिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग का सपोज कोई बिजनेस है तो उसको एक मास स्केल पे अच्छी मार्केटिंग, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ में रीलॉन्च करके, मीन्स आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं। जब अगर आपके पास कोई नया आइडिया नहीं आ रहा तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस को उठा के भी उसको एक अच्छा खासा एक बिजनेस मॉडल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सम ऑफ द कॉमन सेक्टर दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कॉमर्स एंड ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। ये बेसिक, अगर आप लैंग्वेज वाइज जाएंगे तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आए कि ये चार कौन से कैटेगरीज बता रहे हैं, क्या है। आप जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इजीली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ आपके यहाँ कारखाने का काम होता हो, इट्स इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जहाँ कोई नई चीज़ बन रही है, डेवलप हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर, जहाँ आप कोई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। टीचिंग इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस सेक्टर बिजनेस, काइंड ऑफ अ बिजनेस, बट इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ सर्विस। Professional services like us that we are offering, company incorporation, trademark registration, these kind of services comes under the service sector. Food delivery apps are comes also comes under the service sector. आप किसी को सेवा दे रहे हैं, इट्स कम अंडर द सर्विस सेक्टर। कॉमर्स एंड ट्रेडिंग, पुराने जमाने से लेके अब तक चला आ रहा है। फ्यू पीपल स्टॉक समथिंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कुछ सामान आपने अपने यहाँ इकट्ठा किया हुआ है और फिर उसको आप उसके साथ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको अच्छे रेट्स आने पर सेल कर रहे हैं या मार्केट में उसका सर्कुलेशन करा रहे हैं। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जो बहुत टाइम से आप लोग सुनते भी आ रहे होंगे, इज अ काइंड ऑफ टेंडर वर्क जॉब्स। सो हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट चॉइस। अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में तो जान लिया कि इंडस्ट्री चार तरीके की होती हैं। उसके बाद में फिर अब इंडस्ट्री भी सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें भी कौन सा प्रोडक्ट हम के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट चॉइस। सो उसके लिए मार्केट रिसर्च, आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। आपको उस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट, आप पहले कुछ 4 से 5 प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करिए, फिर उसको देखिए कि इसकी डिमांड कितनी है, कितने वेंडर्स इसको बेचने वाले अवेलेबल हैं, कितने लोग इसको बनाने वाले अवेलेबल हैं। अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई गैप अगर आपको देखने को मिलता है, यू कैन कंसिडर इट प्रोडक्ट फॉर योर बिजनेस। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उस बीच के गैप को आप फुलफिल अगर करेंगे तो वो आपका एक प्रोडक्ट, अच्छा बेहतर प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। सेकंड, टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब आपने प्रोडक्ट एक शॉर्टलिस्ट किया कि चलो इस चीज़ का डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है, मैं इसको बनाऊंगा। तो उसको बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन क्या चाहिए होगी, क्या जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप जो आ रहा है इस प्रोडक्ट का, क्यों आ रहा है, उसका रीज़न क्या हो सकता है। या तो टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है, या अवेयरनेस की कमी हो सकती है, लोगों को पता ही नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। थर्ड वन इज, हो सकता है इसके लिए ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं हो, लोग इसके कारीगर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये एक कारण हो सकता है। या फिर कोई गवर्नमेंट की स्कीम या पॉलिसी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से सप्लाई और डिमांड में थोड़ी सी गैप है। तो अगर ये सब चीज़ें, आप चारों चीज़ों को एवेलुएट करेंगे, उसके बेसिस पे आप एक बेहतर अच्छा प्रोडक्ट चॉइस कर पाएंगे। Once you have done with the market research, once you have done with the right product choice, then we move to रियल मार्केट रिसर्च। सो मार्केट रिसर्च के अंदर क्या क्या आता है, हाउ टू डू दी मार्केट रिसर्च।
क्योंकि मैंने भी बताया कि आप मार्केट रिसर्च कर लीजिए, मार्केट रिसर्च के अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाएगा कि वेदर द सप्लाई और डिमांड के बीच में कितना गैप है, क्या है, बट हाउ टू डू एग्जैक्टली द मार्केट रिसर्च। सो मार्केट रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन। मार्केट रिसर्च एक कह सकते हैं जनगणना काइंड ऑफ थिंग है, कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डेटा। आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट रिसर्च के अंदर। बेसिक यही है कि आप सपोज आप कॉपर की बोतल को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, तो उस कॉपर की बोतल को मैन्युफैक्चर करते करते आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसका कंपटीटर कौन है, मार्केट में और कितने लोग हैं जो इस सेम प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनका मार्जिन कितना है उस प्रोडक्ट में, वो कितने लोगों को बेच रहे हैं। मीन्स कंपटीटर पता करने पड़ेंगे आपको, आपको किसको बेचना है, मीन्स आप किसको आपको वो प्रोडक्ट सेल करना है, उसके लिए वेंडर आपको पता करने पड़ेंगे। आपकी इंडस्ट्री, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाली कितनी इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल घड़ी, एक सोप आता है, घड़ी का साबुन आता है, बहुत पुराना फेमस साबुन है, तो उसको यूज़ करने वाले बेसिक कंपनी के अकॉर्डिंग कई लोग हैं जो उसको यूज़र्स हैं। होटल्स उसको यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग दी मार्बल, और जो गाँव में या टायर टू टायर सिटीज में उसको यूज़ करते हैं फॉर दी वॉशिंग दी क्लॉथ्स। तो आपको इंडस्ट्री पता करनी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट के लिए कितने लोग वेंडर्स बन सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को मैं उसको बेच सकता हूँ। तीसरा, कितनी बड़ी मार्केट है। सपोज आप अगर 1 लाख रुपए अगर उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको ये एक आइडिया मार्केट से लगाना पड़ेगा कि उस 1 लाख रुपए लगाने के बाद में क्या उसकी 10 लाख 10x उसकी मार्केट है कि नहीं है, मैं 10 लाख तक का माल बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा इस साल भर के अंदर। सो आपको एक मार्केट पता करना पड़ेगा कि आपकी राइट ऑडियंस कौन है, आप किसको बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट, ऑलरेडी डिस्कस्ड, कस्टमर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो ये हो गई मार्केट रिसर्च। पर मार्केट रिसर्च करने के दो पैरामीटर्स भी हैं, दो दो तरीके से लोग मार्केट रिसर्च करते हैं। अभी आपको बताया मैंने कि मार्केट रिसर्च में आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या कौन कौन सी मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स के लिए। वेंडर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, आपका प्रोडक्शन कहाँ है, ये सब चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, ये सब चीज़ें करेंगे कैसे, क्वेश्चन मांगे ना। अभी आपने बता तो दिया कि इंडस्ट्री कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को खरीदेगी, आपको पता करना पड़ेगा। मैं किसको बेचूं ये मुझे पता करना है, मैं कहाँ बेचूं ये मुझे पता करना है। तो ये सब चीज़ें मैं पता कैसे करूं, इसके लिए दो रिसर्च, दो तरीके की रिसर्च बताई है। फर्स्ट इज द प्राइमरी रिसर्च विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली टू दी विजिटिंग दी इंडस्ट्रीज, कस्टमर्स, वेंडर्स, कंप्यूटर, लोगों के पास डायरेक्टली जा जाकर पता चलने, आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे इस कम्स अंडर दी प्राइमरी रिसर्च। दूसरा तरीका है रिसर्च करने का सेकेंडरी रिसर्च। आप जब पहले अपनी प्राइमरी रिसर्च कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, लोगों को रिव्यूज, फीडबैक, कितने कंप्यूटर, ये सब चीज़ें आप एक लेमन लैंग्वेज में आसानी से जान चुके हैं, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इज कम फॉर द सेकेंडरी रिसर्च। इसके लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट पर जाना है और स्टार्ट गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल। गूगल पे आप उस प्रोडक्ट के बारे में डालते रहिए, आपको उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहेंगी। So once you're done with all these part, starting from the choosing of your industry, products, market research, now it's time to start your dream company, start to register your dream company to make it into the legal entity. आपने सपोज जैसे मैंने स्टार्टिंग से एग्जांपल लिया कि आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई स्टार्ट करना है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी के अगर आपने ये सारे पॉइंट्स पहले फुलफिल कर लिए, देन आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट योर कंपनी इन द लीगल फॉर्म। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनिशियल आइडिया आया और तुरंत उसको इनकॉर्पोरेट करा लिया, लेटर ऑन वो उस आइडिया पे इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते एंड इट बिकम एन हेक्टिक फॉर देयर फॉर इट, के उनके सर पे एक वजन आ जाता है, एक बोझ आ जाता है कि हाँ एक कंपनी भी रजिस्टर कर रखी है और उसकी कंप्लाइंसेज और बाकी चीज़ों के खर्चे वो कैसे मैनेज होंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ आइडिया का में इनकॉर्पोरेशन कर लिया। सो माई सजेशन इज टू यू कि आप लोग पहले वो सारे पॉइंट्स को फुलफिल कर लें। नहीं है, बट हाँ इन विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि बिकॉज कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए देयर आर द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन विच यू कैन रजिस्टर योर कंपनी। आप उन उन सभी के अंतर्गत अपनी कंपनियों को रजिस्टर कर सकते हैं और सभी प्रोसेस लीगल हैं। उन चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तब भी आप एक लीगल बिजनेस ओनर माने जाएंगे।
या आप दो लोग हैं, दो लोग मिलके चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप के साथ में 50-50% दोनों इन्वेस्ट करेंगे और उसके साथ में पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, तो वो भी एक लीगल पार्ट है। उसको भी एक तरीके का कंसीडर कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है 1% कंपनी। अगर आप एक सिंगल ओनर हैं, आपका कोई दूसरा फाउंडर नहीं है, को फाउंडर नहीं है, अकेले ही आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप सिंगल हैंडेडली उसको ऑपरेट करना चाहते हैं, तो 1% कंपनी इज बेस्ट फॉर यू। थर्ड वन इज द फोर्थ वन इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी अ काइंड ऑफ अ कंपनी है, सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट इसमें इसमें भी दो डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स के अंदर। गवर्नमेंट ने इसलिए इसको ऑप्शन में रखा हुआ है कि इसकी कंप्लायंस पार्ट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो नेक्स्ट इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज वेल नोन। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर रिलायंस लिमिटेड। ये एक तरीके का इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर 50% ओनरशिप किसी दो प्राइवेट लोगों के पास में रहती है, एंड 50% के ऊपर की जितनी भी स्टेक होल्डिंग है, जो हिस्सेदारी है, आम पब्लिक के पास में रहती है, जिसको आईपीओ के नाम से भी लिस्ट करते हैं लोग, स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करते हैं। तो दीज ऑल आर द कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो इनका सफिक्स जो है, आप देखेंगे तो रिलायंस लिमिटेड करके लिखा जाएगा, टाटा लिमिटेड लिखा जाएगा। तो दीज आर ऑल आर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये इनिशियल जो स्टार्टअप कर रहा है, जो एक शुरुआत कर रहा है अपनी नई, तो उसको सजेस्टेड नहीं है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ स्टार्ट करे, अगर उसको पब्लिक से फंड रेज नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा कंपनी या बिजनेस इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में होते हैं, बिकॉज इसकी अपने आप में काफी सारी खूबियां हैं। सो लेट मी डिफरेंशिएट विद सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर दो डायरेक्टर्स होते हैं, दोनों ही डायरेक्टर्स के ऊपर एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सपोज इफ योर कंपनी इज डूइंग ग्रेट बिजनेस, तब भी आपके ऊपर जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डीएससी उसका फॉर्म करा लिया, यू आर हैविंग अ वैलिड डीआईएन नंबर, देन आप उसके साथ में स्टेप 3 फॉर द नेम अवेलेबिलिटी। सपोज आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, और कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको स्टार्ट करनी है, और आपका नहीं है, या उस नाम से कोई और भी अगर कंपनी इनकॉर्प रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए एक सर्च है, प्राइमरीली सर्च जिसे बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर नेम अवेलेबिलिटी। अगर और आपको डिटेल में एग्जांपल दूं, तो जैसे हम लोगों की ब्रांड नेम है लीगल 24/7। तो लीगल 24/7 हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो अगर कोई थर्ड पर्सन इसको अप्लाई करेगा कि मुझे भी ये सेम नेम चाहिए, तो इजीली अवेलेबल नहीं होगा। तो ये प्राइमरी सर्च है कि अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है, तो उससे पहले आपकी कंपनी का नाम किसी और ने उस नाम से रजिस्टर नहीं कर रहे, कि इसलिए सर्च किया जाता है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन होता है नेम अवेलेबिलिटी। इसके बाद में होता है फाइलिंग ऑफ EMOA एंड EOA, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपकी कंपनी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज लिखी जाती हैं। सपोज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड लिखा जाता है। अगर आप बिजनेस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का रहेगा। उसके बाद में आता है अप्लाई फॉर द पैन नंबर एंड टेन नंबर फॉर द कंपनी, मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स ऑडिट नंबर। एंड सिक्स्थ इज द इशूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द आरओसी। जब आप सारे स्टेप 5 को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आरओसी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, सपोज अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की आरओसी कानपुर विल डिसाइड कि आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना, मीन्स आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करना है कि नहीं करना है। जब आरओसी एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, इसका मतलब आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म हो चुकी है। इसका नेक्स्ट स्टेप है अपने उस कंपनी के नाम से अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लेना। So this is how the company will register under the Ministry of Corporate Affairs. So फायदे क्या हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के? आप इजीली गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को थोड़ा ट्रस्टवर्दी मानते हैं, बिकॉज ये हाईली कंप्लायंस, गवर्नमेंट की निगरानी इस पे ज़्यादा रहती है। सो इनको बैंक लोन्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलना थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या ओपीसी और बाकी जितने भी डिफरेंट
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ज़्यादा विश्वास पात्र है बैंकों की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में, इसीलिए ये हाईली सजेस्टेड टू स्टार्ट योर बिजनेस विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो मेजर रिक्वायरमेंट क्या है एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है। तो फर्स्ट, आपके पास दो लोग होने चाहिए, मिनिमम टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर योर कंपनी। आपके वो दो दोस्त भी हो सकते हैं, आपके दो भाई भी हो सकते हैं, इट मे बी और फैकल्टी और स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो दो डायरेक्टर्स चाहिए तो जो आपके साथ मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं आगे चल के। नेक्स्ट, एक यूनिक नेम चाहिए, आपकी कंपनी का एक यूनिक नेम होना चाहिए जिसके नाम से वो कंपनी, आप जिस नाम से कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, एक ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, इट मे बी नियर टू योर होम या कहीं जहाँ भी आप चाहें कि यहाँ मुझे अपना एक ऑफिस, छोटा सा ऑफिस सेटअप करना है। बाद में चल के आप उसको बड़ा वर्किंग ऑफिस बना सकते हैं। तो शुरुआत में एक छोटा ऑफिस की स्पेस चाहिए होगा, मीन्स एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एक फोर्थ रिक्वायरमेंट इज द मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन। So the capital contribution is divided into two categories. First one is the paid up capital and second is the authorized capital. तो आपको एक मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए होगा। सब आप मिनिमम कैपिटल 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो द मिनिमम कैपिटल इज 10,000 रुपीज टू रजिस्टर योर कंपनी। ठीक है, अभी आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपके पास आइडिया था, आपने एक इंडस्ट्री को चूज़ किया, राइट प्रोडक्ट आपने ढूंढा, राइट प्रोडक्ट ढूंढने के बाद मार्केट रिसर्च की, मार्केट रिसर्च करने के बाद में आपको पता चला कि मुझे कहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, एंड लेटर ऑन आपने उसको फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा लिया, मतलब अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लिया। वंस यू डिड योर रजिस्ट्रेशन, आप उसको एक ब्रांड नेम देंगे। जैसे हर एक कंपनी का अपना एक ब्रांड नेम है, सपोज पार्ले जी का पार्ले जी इज अ ब्रांड नेम। किटकैट चॉकलेट आती है, किटकैट का मतलब ब्रांड नेम किटकैट है। सो जिस नाम से आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं, इट्स ऑप्शनल, अगर आपको लगता है कि मेरा नाम से कोई और भी कोई बिजनेस ना करे, सेम नेम से कोई और लोग कॉपी ना करें, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, जिसको बेसिकली यूज फॉर सिक्योर योर ब्रांड। आपने कई लोगों ने आपने जो देखा होगा ब्रांड्स के ऊपर TM या सिग्नल R लिखा होगा, या तो ब्रांड के ऊपर कॉर्नर में TM लिखा होगा या R लिखा होगा। इट मीन्स TM अगर लिखा है तो उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर R लिखा हुआ है इट मीन्स दैट द ब्रांड नेम इज रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट और द पेटेंट एक्ट। तो अगर आपको आपको बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कंपनी आपकी रजिस्टर है, और उस प्रोडक्ट का जो आपने ब्रांड नेम दिया है, आप चाहते हैं इसको कोई और लोग कॉपी ना करें, तो उसके लिए इज ऑप्शन फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आखिर होता कैसे है, अपने ब्रांड को आप सिक्योर करते कैसे हैं। आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन, आपने सीखा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, आप आपको बताइए आपका ब्रांड किस तरीके से सिक्योर करना है, सिक्योर कैसे होगा। सो फर्स्ट, जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है, वंस यू फाइल फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आपका वो नाम 10 साल के लिए गवर्नमेंट आपको अलॉट कर देती है। फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स वो नाम आपका रहेगा। उस नाम के ऊपर अगर कोई दूसरा बंदा या दूसरा कोई बिजनेस ओनर उस पर बिजनेस करता है सिमिलर नेम से, तो यू कैन फाइल अ केस। तो प्रोसेस क्या है इस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का, हाउ टू गेट द ट्रेडमार्क, हाउ टू सिक्योर द ब्रांड। तो फर्स्ट, द फाइलिंग द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, गवर्नमेंट के लिए एक ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। ऑफिशियल सर्च रिपोर्ट दी जाती है कि ये नाम जो है हमारा है, हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ यूनिक नेम। तीसरा, वो MCA के पास में एग्जामिनेशन के लिए जाता है। वहाँ एग्जामिनेशन के बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, मार्केट किया जाता है, मीन्स एक्सेप्ट एंड एडवर्टाइज किया जाता है। जब एडवर्टाइज किया जाता है, इट इज़ फॉर द 30 to 45 डेज नाउ डेज, बिकॉज उसके उसके अंदर ये है कि जो लोग उस नाम से आपसे पहले अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको आखिरी मौका गवर्नमेंट देती है कि टू क्लेम ऑन एट पर्टिकुलर नेम, कि अगर वो प्रूव कर सकता है कि ये नाम हम आपसे पहले यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद में फिर एक अलग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, इसके बाद में जब आपका एक्सेप्ट हो गया, 40 डेज तक किसी ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, नेक्स्ट दिन इज द एक्सेप्टेंस इन द एडवर्टाइज के बाद में एक्सेप्ट इन द पब्लिकेशन हो जाता है। जब तक ये आपका प्रोसेस पब्लिकेशन तक पहुंचता है, तब तक आप अपने ब्रांड के ऊपर TM वर्ड यूज कर सकते हैं। वंस इट इज डन विद द एक्सेप्टेंस एंड पब्लिकेशन, आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द R। नाउ द नेम विल बी सिक्योर्ड फॉर नेक्स्ट 10 years टू यू। So, if you are
really planning to start your venture, if you are in a mood to आप स्टार्ट दी कंपनी, अगर आपके पास आइडिया या आपने सारी मार्केट रिसर्च वगैरह पहले कर रखी है और आप चाहते हैं कि अपना इनकॉर्पोरेशन या बिजनेस स्टार्ट करूं या अपनी कंपनी को रजिस्टर करूं या अपने ब्रांड को सिक्योर करूं, एनी काइंड ऑफ हेल्प अगर आपको चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस, आप लोग इस पर कनेक्ट भी कर सकते हैं. दैट इज आवर कंपनीज नंबर और पर्सनल नंबर टू. I can directly help you in the same domain without any charges, without any cost. I can help you in the free of cost, just to help you to start your venture from zero. Okay. So अभी जो भी हम लोगों ने अभी किया उसको एक ब्रीफ में अगर मैं देखूं, so first we have to do select industry, then choosing the right product. Apart from means the choosing the right product, we should also do market research. आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद में एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढने के बाद में उसके ऊपर मार्केट रिसर्च करनी है. देन उसका बिजनेस स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है कि मुझे प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, या मुझे इसको और आगे पहुंचाना है कि मुझे पब्लिक लिमिटेड से ही शुरुआत करनी है. तो आपको एक राइट स्ट्रक्चर चूज करना है. अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा स्ट्रक्चर चूज करूँ, मैं कैसे चूज करूँ, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वी विल हेल्प यू इन द सेम टू. उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी का कीजिए, देन सिक्योर योर ब्रांड और स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अभी आपको कोई क्वेरी हो, इफ यू कैन आस्क, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क टू मी. द नेक्स्ट 5 to 6 minutes is all yours. So if we are having a 5 to 10 minutes, so I can help you in getting the funds, कि आप लोग कहाँ से फंड्स ले सकते हैं या अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा कहाँ से मिल सकता है. सो इसके अंदर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था अबाउट दी बिजनेस प्लान. तो वो बिजनेस प्लान आखिर उसके अंदर होता क्या क्या है, उस बिजनेस प्लान के अंदर आपको क्या क्या डालना चाहिए. सबसे पहले तो प्रोफाइल ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, जो उस बिजनेस को करने वाला है उसकी प्रोफाइल आपको मेंशन करनी चाहिए बी प्लान के अंदर, फर्स्ट पेज, जहाँ आप बता सकते हैं उस कंपनी का जो फाउंडर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है. सपोज आप एक आईटी की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और उसका जो फाउंडर है वो खुद भी एक आईटी बैकग्राउंड का बच्चा है, या बीटेक का है या एमटेक का है, या फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो वो एक बी प्लान के अंदर एक थोड़ा सा और थोड़ा वेटेज लाएगा. सो अपने प्रोफाइल के अंदर फाउंडर्स को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें फर्स्ट पेज में. सेकंड, आपका बिजनेस का क्या काइंड ऑफ बिजनेस आप व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आप लोग करने वाले हैं, आप इंडस्ट्री कौन सी में काम करने वाले हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं. उसके बाद आपके आप उस बिजनेस से आखिर चाहते क्या है, मीन्स आप कौन सा एक रिवॉल्यूशनरी चेंज मार्केट के अंदर लाना चाहते हैं, या फिर आप उसको कैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप देखते हैं, तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बी प्लान के अंदर, उसके अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए टू स्टार्ट दिस वेंचर. ये कुछ बी प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप अगर चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द बजट अलोकेशन. आपने अगर सपोज 20 lakhs आप किसी से मांग रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप उस 20 लाख को कहाँ कहाँ उसको स्पेंड करने वाले हैं, मीन्स उस बजट का अलोकेशन आप कहाँ कहाँ करेंगे, ताकि उससे एक इन्वेस्टर को एक क्लियर फिगर आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये मेरे बजट को, मेरे पैसे को कहाँ का इन्वेस्ट करेगा, टू टू कैलकुलेट द परफेक्ट आरओआई. क्योंकि वो अगर इन्वेस्ट करेगा तो ही एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम योर एंड. उसके बाद में मार्केट एनालिसिस के बारे में उसमें एक पेज लिख सकते हैं, क्वालिटी लिख सकते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लिख सकते हैं, आपकी मार्केट ऑडियंस के बारे में लिख सकते हैं, आपके क्या क्रिटिकल रिस्क हो सकते हैं आगे उस बिजनेस को करते टाइम, वो चीज़ें. मीन्स ये कुछ 8-10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अपने बी प्लान के अंदर मेंशन कर सकते हैं टू टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स. क्योंकि जब तक इन्वेस्टर या कोई भी बैंक को, स्पेशली टू द बैंक, बैंक से भी अगर आप लोन ग्रांट करना चाह रहे हैं इन इन अगेंस्ट स्टार्टअप इंडिया और सब किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो उनको भी आपको एक क्लियर रोड मैप दिखाना पड़ेगा, उनको भी आपको एक क्लियर फिगर बताना पड़ेगा कि हाँ आपकी कंपनी क्या करने वाली है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किसको बेचेंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, ताकि बैंक जो आपको पैसा दे रही है उसका उनको भी रिटर्न कैलकुलेट करने में इजी है. तो बी प्लान के अंदर आप ये सारी चीज़ें पॉइंट्स डाल सकते हैं. सो ऑप्शन जो है फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, पैसा आप लोग कहाँ से रेज कर सकते हैं, उसके ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बैंक्स, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ओन सेविंग, बैंक लोन्स, रेजिंग मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली. सबसे पहला ऑप्शन तो फ्रेंड्स एंड फैमिली है.
दोस्तों को एंगेज कर सकते हैं अपने साथ में बिजनेस करने के लिए, फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप फिर बैंक्स के पास जा सकते हैं, बैंक्स को भी आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास में एक कोलेट्रल नहीं है या कुछ ऐसा शोकेस करने के लिए नहीं है कि जिसके अगेंस्ट आपको बैंक लोन दे, देन ऑप्शन बचता है इन्वेस्टर्स का, आप इन्वेस्टर्स को पिच कर सकते हैं। इस तरीके से आप फंडिंग ले सकते हैं। और नाउडेज द इंडियन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग with the lots of schemes to the startups in order to promote Startup India mission. So that's all from my end. Anything if you want to ask, you can ask. राजदीप सर, आवाज आ रही है? Thank you. Yes sir, yes sir. जी। सर, बहुत ही अच्छा 1 by 1 कंपनी फॉर्मेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन। सर, एक बात आती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही स्टार्टअप में कन्वर्ट करना होता है, तो इसका कोई स्टेप्स है क्या सर? जी राइट सर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक स्टार्टअप का ही पार्ट है। मीन्स एक बिजनेस और एक स्टार्टअप के अंदर डिफरेंस बहुत ही स्लाइटली है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर एक स्टार्टअप के तहत जाना चाहती है तो देयर इज अ फ्यू ऑप्शंस जो गवर्नमेंट की तरफ से अलोकेटेड है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट आता है DPIIT। डीपी? सो DPIIT सर्टिफिकेट, अच्छा। DPIIT सर्टिफिकेट आप ले सकते हम्म। हैं फॉर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप। सर, वो सर्टिफिकेट साथ लेने के लिए में अप्लाई करना MSME। पड़ता है सर? जी सर। जी। कहाँ पे? वो आपकी स्टार्टअप इंडिया की जब साइट? आपकी कंपनी, जी या आपके तरफ से भी जब हो कंपनी सकता है क्या रजिस्टर सर? हो जैसे चुकी मान है। लीजिए आपसे हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं सभी बच्चों का, प्राइवेट लिमिटेड जो चाहते हैं खोलना, तो फिर आप उसको जी आपके माध्यम से ही वो कन्वर्ट हो पाएगा सर, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप में, ताकि बिल्कुल उसको लाभ मिल सके? बिल्कुल 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 हो पाएगा सर। जी। दूसरा सर, आपने जो नंबर दिया है, क्या हम लोग सभी स्टूडेंट्स के बीच और यूथ के बीच सभी यूनिवर्सिटीज में सर्कुलेट कर सकते हैं? मैं बिल्कुल अभी इसको रीशेयर कर देता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को उसकी हेल्प हो, आप अगर चाहें तो आप जी। कांटेक्ट कर सकते हैं। जी। जी। 1 by 1 काफी इंफॉर्मेटिव आपका लेक्चर रहा सर। और जैसा भी रहेगा हम लोग यू और कैन भी टेक द आपको मेल भी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। करेंगे। योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। हाँ, अभी आ रही है आवाज सर क्लियर? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, यस सर। जी 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 जी। तो सर, आपका ये लेक्चर को यूट्यूब पे डालेंगे, और मीनवाइल आपके टच में बराबर रहेंगे सर। और ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर यूनिवर्सिटी, और ऑनरेबल वाइस चांसलर, स्टार डीन ऑफ फैकल्टीज, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, तो वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग वंडरफुल लेक्चर। और हम लोग बराबर आपके साथ संपर्क में रहेंगे इसके साथ में, और टच पे रहेंगे, ताकि ये हम हमारा ये सक्सेस का मिशन है, पूरे यूथ को कनेक्ट करने का मिशन है, यूथ को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने बिल्कुल। का जो मिशन है। और भारत सरकार की इस मिशन ओके। के साथ हमारी ये संस्था, भारत सरकार की संस्था लगी हुई है। इसमें आपका सहयोग निरंतर जी लगता रहेगा सर। और धन्यवाद तो आज के लिए है, लेकिन आगे के लिए आमंत्रण भी है, आप भौतिक रूप से यहाँ आए, और यहाँ पे एक फेस टू फेस हमारे ऑडिटोरियम से स्टूडेंट्स को संबोधित भी करें, ऐसी अपेक्षा रहेगी। आज तो ऑनलाइन बिल्कुल सर। संबोधन था आपका, और आपने हमारा निवेदन को जी सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए आपको कोटिशः कोटिशः आभार और सादर धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।